दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम या प्रभाव पर। आज के लेक्चर में हम आपके टॉपिक के ब्रीफ इंट्रो से शुरुआत करेंगे। फिर हम वन बाय वन करके इसके प्रभावों या परिणामों पर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे यूरोपीय प्रभुत्व जो यूरोपियन हेजेमनी है उसका अंत, परमाणु हथियारों के युग की शुरुआत, एशिया और अफ्रीका का जागरण तथा स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों की सोवरेन स्टेट की जो संख्या है उसमें वृद्धि, दो आइडियोलॉजी में बटा हुआ समाज, प्रादेशिक संगठनों का उदय, कोल्ड वार, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत, बाइपोलर से मल्टीपोलर सिस्टम की ओर, थर्ड वर्ल्ड की बढ़ती भूमिका, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट, यूएनओ की स्थापना और आखिरी में हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं इस बारे में हम अपनी पिछली वीडियो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण में बता चुके हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉजिटिवर्सिटी पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपका आज के टॉपिक से एक छोटे से इंट्रो के साथ शुभारंभ करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक टोटल वार, संपूर्ण युद्ध था। ये इतना भयानक और विनाशकारी था कि जो जान माल की हानि है उसका सही सही अंदाजा लगा पाना बेहद कठिन है। ये युद्ध इतना बड़ा व्यापक था कि पूरा विश्व इसकी चपेट में था। संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी कुछ बमबारी हुई। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अटलांटिक महासागर, प्रशांत सागर, इन सभी क्षेत्रों में गंदी वाली मारकाट हुई। इस युद्ध में, इस वॉर में सोवियत संघ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा। लेकिन दोनों विचारधाराओं में जो एक गैप था उसने युद्ध के अंत पर दोबारा से एक तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर दी। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई सारे प्रभाव पड़े। अब इन्हीं पर हम बात करेंगे। पहला है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तक के इतिहास को यूरोपीय काल कहा जा सकता है। इस टाइम पीरियड में यूरोप में तेजी से वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई। यूरोपीय राष्ट्रों ने बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना की। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस की गिनती महाशक्तियों के रूप में की जाती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोपीय राष्ट्रों की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको अस्त व्यस्त कर दिया। युद्ध के अंत के बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र सेकेंड ग्रेड की शक्ति बनकर रह गए। विश्व की जो लीडरशिप है यूरोप के हाथों से निकलकर अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में आ गई। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों के युग की शुरुआत या सूत्रपात। देखिए, अमेरिका के एक हवाई जहाज B-29 ने 6 अगस्त 1945 को एक अणु बम हिरोशिमा पर गिराया। इस अणु बम से हिरोशिमा की 90% जो इमारतें हैं वो धराशायी हो गई और 7.5 लाख नागरिक मारे गए। इस परमाणु हथियार के प्रयोग के साथ ही परमाणु युग की शुरुआत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के घातक परिणामों ने उस समय के जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो पाषाण अस्त्रों से, जो आदि मानव के जो हथियार थे ना, उनसे लड़ा जाएगा। मैक्स लर्नर आज के जो युग है उसको द एज ऑफ ओवरकिल, अति मारकता का युग कहते हैं। नेक्स्ट है एशिया और अफ्रीका का जागरण तथा स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि।
देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नए राज्यों के उदय की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज गति से चली। 1960 के सिर्फ एक महीने के अंदर अफ्रीकी महाद्वीप के ही 16 नए राज्य यूएनओ के सदस्य बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति की लहर का आगमन हुआ। लहर मतलब कि जैसे 2014 और 19 में मोदी लहर थी ना, जो उनकी सरकार बनी, ऐसे ही उस समय एशिया, अफ्रीकी और जो लैटिन अमेरिकी राष्ट्र थे उनमें आजादी की लहर का शुरुआत होती है। ठीक है, एशिया एशिया वालों के लिए है और अफ्रीका अफ्रीकियों के लिए। इस टाइप के नारों से क्लियर होता है कि विश्व के मामलों में एकमात्र कर्ता धर्ता के रूप में यूरोप की जो भूमिका है वो कम होती गई। थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के इन देशों ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। नए राज्यों के उदय हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप अब वास्तविकता में अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा रुकूंगा। देखिए, यहाँ एक वर्ड आ रहा है तीसरी दुनिया। ये जो तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड, जो ये वर्ड है, ये जो शब्द है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। पिछली वीडियो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे की थी जिसमें भी ये वर्ड आया था। ठीक है, और मैंने उस वीडियो में आपसे कमेंट में पूछा था कि ये कहते किसको है। चलिए आज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो पूंजीवादी जो विचारधारा वाला पश्चिमी गुट था उनको पहली दुनिया कहा गया, मतलब कि अमेरिका वाला गुट। ठीक है, दूसरी दुनिया जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, जो साम्यवादी गुट के सदस्य थे, उनको दूसरी दुनिया कहा गया। वहीं तीसरी दुनिया, जो ये जो शब्द है थर्ड वर्ल्ड, जो ये वर्ड है, ये डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि विकासशील और अविकसित देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो गुट निरपेक्षता वाले जो सदस्य देश थे, क्योंकि वो विकासशील और अविकसित थे, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, ये आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दो आइडियोलॉजी में बटा हुआ समाज। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समाज दो विचारधाराओं में बटा हुआ था। पहला था साम्यवादी कम्युनिस्ट और दूसरा था डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। इन दोनों आइडियोलॉजी ने हर देश और राष्ट्र की जनता को दो वर्गों में बांट दिया। राष्ट्रीयता की भावना अब कमजोर होने लगी थी। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस में बहुत से लोगों ने अपनी सरकारों के खिलाफ दुश्मन देशों की सहायता करने में भी संकोच नहीं किया। इसका जो मेन रीजन यही था कि उनकी आइडियोलॉजी वही थी जिनके खिलाफ उनकी जो नेशनल जो गवर्नमेंट थी लड़ाई लड़ रही थी। राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम तथा मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना की जगह अब विचारधारा के प्रति भक्ति लेने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रादेशिक संगठनों का उदय। साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति ने पश्चिमी राष्ट्रों को चिंता में डाल दिया। कोरिया युद्ध के दौरान अमेरिका के राजनीतिज्ञों ने अनुभव किया कि साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा हेतु सैनिक संगठनों के निर्माण बहुत ही जरूरी है। 1949 में नेटो, 1954 में सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो, इस तरीके की सैन्य संधियां इसी कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। सैन्य संगठनों के निर्माण से साफ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सैन्य प्रवृत्तियां हैं उनमें कमी नहीं आई है। ये सैन्य संधियां शांति स्थापना के लिए की गई थी, लेकिन इसमें उत्तेजक प्रवृत्तियां छिपी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड वार, शीत युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतरराष्ट्रीय जो रंगमंच है उसमें सोवियत संघ और अमेरिका जैसी शक्तियों का प्रादुर्भाव उदय होता है। ये दोनों अलग अलग विचारधाराओं को लीड करते थे। दोनों विचारधाराओं में मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इन मतभेदों ने इनमें तनाव, शंका, द्वेष इतना पैदा कर दिया कि सशस्त्र संघर्ष ना होते हुए भी इन दोनों के बीच
आरोप प्रत्यारोप तथा परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का युद्ध शुरू हो गया, जो कि दशकों तक चलता रहा। वैचारिक स्तर पर, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर जल्द ही दोनों खेमों के बीच एक अघोषित, जिसकी घोषणा नहीं हुई, ऐसी लड़ाई छिड़ जाती है। इस बिना घोषणा वाली लड़ाई को ही शीत युद्ध के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुट निरपेक्षता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नए संप्रभु राष्ट्रों का उदय होता है तो उनमें से अधिकांश ने स्वयं को जो कोल्ड वार, शीत युद्ध की खींचतान से अलग रखने का फैसला किया। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने लीड किया और गुट निरपेक्षता की आवाज को आधार प्रदान किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1946 में रेडियो प्रसारण में अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोट, जहां तक संभव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की शक्ति की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जिसके कारण पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अनकोट। देखिए 1961 के बेलग्रेड के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले निर्गुट देशों की संख्या 25 थी। आज निर्गुट सदस्यों की संख्या 118 हो गई है, जो कि तीसरी दुनिया की शक्ति का परिचायक है। अब मैं फिर से आपको यहाँ पे रोकूंगा। देखिए यहाँ आपने देखा एक निर्गुट शब्द आया है। मैंने जो गुट निरपेक्षता है इसमें काफी सारी हिंदी की किताब पढ़ी है। कहीं पर आपको गुट निरपेक्षता मिल जाएगा, कहीं पर आपको निर्गुट मिल जाएगा, कहीं पर आपको हिंदी में नेम लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही है। अब हिंदी मीडियम का बच्चा बेचारा यही मार खाता है। अगर उसको पेपर में हिंदी में नेम लिख के पूछ दिया जाए ना, या निर्गुट पूछ लिया जाए, तो हिंदी मीडियम का बेचारा वहीं पर डिमोटिवेट हो जाता है और बोलता है भैया ये पता नहीं सिलेबस के बाहर की कोई दूसरी दुनिया की चीज आ गई है, ये तो हमारे सिलेबस में थी नहीं। तो यहाँ हिंदी मीडियम का बच्चा फूक फूक कर कदम रखे, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत ही टफ है। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये उम्मीद तो रखता हूँ कि वो इन सारी चीज़ों के प्रति अवेयर रहेगा और अच्छे से मेहनत करेगा। तो चलिए फिर दोबारा से आगे कदम बढ़ाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की समाप्ति। देखिए साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्तियों के जो अस्तित्व का संकट इस युद्ध के बाद दिखाई देने लगता है। कुछ यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां तो हार ही गई और उनके हारते ही जो उन्होंने कॉलोनी बनाई थी वहां पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हो गई। अफ्रीका और एशिया में जो अब तक एक मान्यता थी कि यूरोपीय शक्तियां अजय, जिनको कोई हरा नहीं सकता और उनसे जो उनके गुलाम उपनिवेश थे आजाद नहीं हो सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये जो उनका भ्रम था उसको तोड़ दिया। युद्ध के बाद स्वयं सैन्य और आर्थिक दृष्टि से वो इतने कमजोर हो गए कि अपने साम्राज्य पर कंट्रोल करने के लिए खुद को असमर्थ पाने लगे। देखिए सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा से भी जो साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद है उसको धक्का पहुंचा। अब उपनिवेशों में राष्ट्रीय राजनीति चेतना बहुत जागृत हो चुकी थी, जिसको दबा पाना उनके लिए असंभव था। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुतः विश्व राजनीति बन चुकी थी। यूरोप के हाथों से अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कमान फिसल कर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र की ओर बढ़ा। एशियाई एवं अफ्रीकी लोगों के उदय से यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवादी व्यवस्था की ओर, बाइपोलर से मल्टीपोलर सिस्टम की ओर। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, लेकिन 1950 के बाद विश्व द्विध्रुवीयता के बंधन से आजाद होकर बहुकेंद्रवादी व्यवस्था में बदल गया। 29 अगस्त 1949 में सोवियत संघ द्वारा परमाणु बम का परीक्षण किया गया। मई 1951 में तथा नवंबर 1952 में सोवियत संघ ने अपना पहला हाइड्रोजन शक्ति परीक्षण किया। अमेरिका और सोवियत संघ के अलावा 1952 में ब्रिटेन,
1960 में फ्रांस, 1964 में चीन भी परमाणु शस्त्र धारक देश बन गया। सन 1974 में भारत ने भी पोखरण में आणविक विस्फोट किया। देखिए, जापान, पश्चिमी जर्मनी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, भारत और गुटनिरपेक्षता मंच भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बने। इस प्रकार एशिया में भारत, चीन, जापान, मध्य पूर्व में तेल उत्पादक देश तथा यूरोप में फ्रांस और जर्मनी शक्ति केंद्र हैं, जो विश्व के शक्ति संतुलन को किसी भी ओर मोड़ देने में सक्षम हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे विश्व की बढ़ती भूमिका, थर्ड वर्ल्ड। इसके बारे में हम आपको अभी बता चुके हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को कमजोर और महत्वहीन माना जाता था, लेकिन आज यही राष्ट्र अविकसित तथा छोटे होने के बाद भी अपनी जो संख्यात्मक शक्ति के कारण यूएनओ में एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। महासभा में अपने संख्यात्मक शक्ति के कारण विकासशील देश निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, यूएनओ में अगर कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसमें वोटिंग होती है और हर देश में वोट करता है, भले ही वो अमेरिका हो या भूटान हो या नेपाल हो। ठीक है, तो नंबर गेम के लिहाज से ये जो थर्ड वर्ल्ड है ये गेम चेंजर की भूमिका, किंग मेकर की भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर बनाम दक्षिण विवाद। देखिए, आज विश्व में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में नॉर्थ और साउथ का जो स्ट्रगल है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिबेट है, वो शुरू हो चुकी है। यदि उत्तरी ध्रुव को केंद्र मान लिया जाए तो केंद्र के पास स्थित राष्ट्र समृद्ध और औद्योगिक राष्ट्र हैं, वहीं दूसरी ओर परिधि में स्थित राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उत्तरी और केंद्रीय भाग के राष्ट्रों का दक्षिणी भाग के राष्ट्रों पर आर्थिक दबदबा है। आर्थिक शोषण का ये नया रूप उत्तर दक्षिण संघर्ष है। हमारा आखिरी प्रभाव है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 1945 में यूएनओ के जो सदस्यों की जो संख्या थी वो 51 थी, जो आज बढ़कर 192 हो गई है। आज न केवल यूएनओ की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी जो सक्रियता है, प्रभाव है एवं महत्व है, वो भी लगातार बढ़ा है। दोस्तों, ये थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रभाव या परिणाम। अब हम आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये बहुत ही भयंकर और विनाशकारी सिद्ध हुआ था। विश्व का कोई भी देश इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई नवीन प्रवृत्तियां तथा घटनाएं घटी। सबसे पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद का जो स्वरूप था वो चेंज होता है। अब साम्राज्यवाद की जगह विचारधारा आश्रित प्रभाव क्षेत्रों ने ले लिया। विचारधारा आश्रित मतलब कि अमेरिकी खेमा और सोवियत संघ का खेमा, पूंजीवादी खेमा और साम्यवादी खेमा। ठीक है, देखिए, युद्ध के जो परिणाम स्वरूप जो शक्ति संतुलन है ब्रिटेन के हाथों से फिसल कर अमेरिका के हाथों में जा पहुंचा। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन की कमजोरियों को दूर करते हुए फ्यूचर में पीसफुल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। नो डाउट यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है। इसके अलावा शीत युद्ध, वैचारिक संघर्ष, गुटनिरपेक्षता आंदोलन, एशिया एवं अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों की बढ़ती संख्या ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के स्वरूप को भी चेंज किया। दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम अपनी वाणी को विराम दें, हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर पर ये हमारा छठा वीडियो था। दोस्तों, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को एक साथ देखेंगे तो आपको काफी टॉपिक सेम और इंटरलिंक मिल जाएंगे। हर नया टॉपिक पिछले वाले टॉपिक की एक कड़ी है, इसीलिए आप हमारे पिछले वीडियो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
के कारण और परिणाम, रूसी क्रांति के कारण और परिणाम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन्हें जरूर देखें, जिससे कि आपकी इस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। दोस्तों, अब आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे जल्दी ही मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।